Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकाउंट्स का बाप। आज हम करने वाले शुरू एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पेज नंबर 116 टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएगा। अनसॉल्व पार्ट क्या बोल रहा है, चलो क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब। आपको क्या बोला है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और किसका दिया हुआ है, सतारा स्पोर्ट्स क्लब। तो यहाँ पे आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब, इन द बुक्स ऑफ सटारा स्पोर्ट्स क्लब। अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डेट कॉलम बनाना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर इनकम साइड पर या तो आप वर्किंग नोट उसके लिए अलग से बना सकते हो। मैं यूजुअली यहाँ पर इनकम साइड पर ही बना देता हूँ डेट कॉलम सबसे लास्ट में। अब डेट कॉलम में आपको क्या करना है, डेट कॉलम में आपको सबसे पहले लिखना है प्रीवियस ईयर, एक लाइन छोड़ के लिखना है करंट ईयर। अब यहाँ पे कौन सी डेट लिखनी है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपकी ये डेट दी होती है 31 मार्च 2019, आपको वो डेट लेनी है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 31 मार्च 2019 को मेरा जो करंट ईयर है ना, करंट ईयर वो एंड हो रहा है। तो मेरा ये करंट ईयर शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018। तो मेरा करंट ईयर कौन सा बनेगा, 18-19। और सिमिलरली मेरा जो प्रीवियस ईयर होगा वो कौन सा बनेगा, 17-18। ये मेरा पिछला साल होगा, प्रीवियस ईयर। अब जब ये दोनों हो जाए उसके बाद आप लिखो यहाँ पर 31 मार्च। ये जो साल है वो कब खत्म होगा, 2018 पे, और ये वाला जो साल है 31 मार्च 2019 पे खत्म होगा। जब आपका ये प्रॉपर डेट कॉलम खत्म हो जाए तो आपको डेट्स लिखनी है कहाँ कहाँ पर, तो लेट्स सी। सबसे पहले आप ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2000, अब यहाँ पे आप करंट ईयर की डेट लिखोगे। तो करंट ईयर मेरा 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है, तो यही डेट आप लिखोगे यहाँ पर 31 मार्च 2019। सेम डेट आप लिखोगे यहाँ पर। बैलेंस शीट दो होती है, तो एक होती है ओपनिंग बैलेंस शीट। ये जो ऊपर की बैलेंस शीट है दैट इज कॉल्ड एज ओपनिंग बैलेंस शीट, या तो हम उसको साल के बिगिनिंग का बैलेंस शीट भी बोलेंगे। और ये होता है मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट, या तो हम साल के एंड का बैलेंस शीट भी बोलेंगे, ठीक है। ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 जो मेरा करंट ईयर का रहेगा, और ये वाला रहेगा जो मेरा साल के बिगिनिंग का है, तो प्रीवियस ईयर का होगा 31 मार्च 2018। ये आपका पहला स्टेप होगा एनपीओ के अंदर। हर सम के अंदर सबसे पहले शुरुआत आप इस तरीके से करोगे। नाउ सेकेंड स्टेप होगा आपका सब्सक्रिप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्रिप्शन, एक तरीके की आपकी इनकम। अब सब्सक्रिप्शन यहाँ पे डायरेक्टली आपको सम में बोला है टू सब्सक्रिप्शन। अब देखो जब भी इस तरीके का सब्सक्रिप्शन दिया होगा आपको, तो आपको क्या करना है, आपका करंट ईयर ढूंढना है। करंट ईयर आपका देखो क्या है, मैंने डेट कॉलम बना रखा था तो उसमें करंट ईयर मेरा क्या है, 18-19। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो मेरा ये करंट ईयर है 18-19। करंट ईयर का जो अमाउंट है 44,500, उसको आप क्या कर दोगे, डब्बा बना दोगे। ऐसा बॉक्स बना के साइड में रखो। आपको इसको अभी छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। नाउ सब्सक्रिप्शन आपकी क्या होती है, एक तरीके की इनकम। तो आप इनकम साइड पे जाओगे और लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, अब जब भी इस तरीके का अमाउंट दिया रहेगा तो ये जो बाहर के साइड पर टोटल अमाउंट है 52,000 का, वो आप लिखोगे यहाँ पर 52,000 सब्सक्रिप्शन के बाजू में। अब उसके बाद देखो 17-18 का 4,000 दिया हुआ है। 17-18 मेरा कौन सा ईयर था, लेट्स सी। 17-18 मेरा प्रीवियस ईयर है। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा 4,000 मुझे इस साल मिल रहा है, करेक्ट है बात। तो अगर वो क्या था, पिछले साल आउटस्टैंडिंग, यस आउटस्टैंडिंग, और पिछले साल था तो मैं क्या बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अब ये जो है इसको मुझे डब्बे वाले को छेड़ना नहीं है। अब उसके बाद 1920 है। 1920 का मतलब फ्यूचर ईयर, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का पैसा मुझे इसी साल मिल रहा है, तो मतलब इस साल के लिए तो मेरे लिए वो एडवांस है। एडवांस फॉर विच ईयर, करंट ईयर ना, यस। अब मेरे को एक ट्रिक क्या थी, वो ट्रिक याद रखनी है मेरे को। वो ट्रिक है, इधर मैं ट्रिक लिख रहा हूं, ALLA, आला, CP। इसका मतलब क्या होता है, एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, लेस एडवांस फॉर करंट ईयर एंड एड एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर। सो यहाँ पे मेरे लिए दो चीज़ ऑलरेडी क्या है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर है। तो बताओ आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर मतलब क्या करना है मुझे, लेस। तो मैं सब्सक्रिप्शन में जाके क्या करूँगा, लेस, ऐसा पूरा अच्छे से मुझे लिखना है, आउटस्टैंडिंग फॉर आपको लिखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का अमाउंट है आपके पास 4,000। तो यहाँ पे आप 52 में से 4,000 माइनस कर दोगे। अब दोनों का सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम। देखो कैसे सोचना है आपको, आउटस्टैंडिंग इनकम आपके लिए क्या होता है, असेट। प्रीवियस ईयर है तो आप जाओगे ये ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग इनकम आपके लिए असेट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट पर जाके आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यस, एकदम इतना सिंपल है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
अमाउंट है 4000, यहाँ पे आ जाएगा 4000। अब उसके बाद आपके पास था एडवांस फॉर करेंट ईयर। तो देखो एडवांस फॉर करेंट ईयर के लिए क्या ट्रिक था, एडवांस फॉर करेंट ईयर, ये रहा एडवांस फॉर करेंट ईयर, और वो क्या हो रहा है लेस। तो मैं इसमें से जाके क्या करूँगा, लेस एडवांस फॉर करेंट ईयर। एडवांस फॉर करेंट ईयर का अमाउंट कितना है सर जी, अमाउंट है 3500, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3500। अब इसका सेकंड इफेक्ट आप ध्यान से देखोगे तो एडवांस इनकम, क्या सोचना है, एडवांस इनकम। आपको पहले से अगर इनकम मिल गई हो तो वो आपके लिए क्या होती है, एक तरीके की लायबिलिटी। तो करेंट ईयर है तो कहाँ जाएगा वो, तो आपके लिए एडवांस इनकम क्या होती है, कोई भी अगर आपको पहले से पैसा दे देंगे तो वो आपके लिए सिर पर बोझ है, लायबिलिटी है। और करंट ईयर है तो लायबिलिटी होगी, और करंट ईयर है तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट में जो करंट ईयर का बैलेंस शीट है उसको मैं वहाँ पे जाके थोड़ी स्पेस छोड़ दूंगा ऊपर और लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और अमाउंट है 3500, दैट्स इट। अब उसके बाद चेक करने का क्या पूरे सम में और कहीं पर भी सब्सक्रिप्शन के बारे में बोल रहा है, तो एडजस्टमेंट में आपको पहला क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या होता है। देखिए आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसमें लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और इसके अंदर करंट ईयर का अमाउंट है 4500। अब सेकेंड इफेक्ट इसका, आउटस्टैंडिंग इनकम, आपको पहले से पैसा नहीं मिला है, आपको और मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है तो एसेट होगा। और करंट ईयर है तो आप बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओगे और लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और अमाउंट है 4500, दैट्स इट। इसके अलावा कहीं पर भी सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, दैट्स इट। सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, यहाँ पे टोटल करेंगे और बाहर डालेंगे अमाउंट। तो देखिए 52,000 में ये 4500 ऐड हो रहा है तो 56,500 हो गया। अब उसमें से 7500 माइनस करना है, तो 56,500 में 7500 माइनस होगा तो 0 0 0, 16 में से 7 गया तो बचेगा 9 एंड ये 49,000 का सब्सक्रिप्शन बच जाएगा बाहर के कॉलम में, दैट्स इट। तो ये 16 में 7 तो 9, 49,000 का सब्सक्रिप्शन बच जाएगा बाहर, दैट्स इट। आपको सेकंड स्टेप जो सब्सक्रिप्शन का था वो हो गया खत्म। अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप का मतलब होता है कि यहाँ पर आप जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ना उसको क्रिएट करो, और ओपनिंग बैलेंस शीट में से कैपिटल फंड ढूंढो। आपको ढूंढना है अभी कैपिटल फंड। तो ओपनिंग की जितनी भी चीज़ें, मत ओपनिंग का मतलब क्या होता है, या तो पिछले साल की या तो साल की शुरुआत की कोई भी चीज़ होगी उसको मैं फटाफट पोस्ट कर दूंगा। तो मेरे साल की शुरुआत का ये देखो, ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना, ये होता है ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब साल के शुरुआत का या पिछले साल का बचा कुचा रोकड़ा पैसा। तो ये मैं कहाँ डाल दूंगा, एसेट साइड में, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड मेरा 4500 है और कैश एट बैंक है मेरा 12,000 रुपया, दैट्स इट। अब उसके बाद क्या मेरे पास साल के बिगिनिंग का कुछ भी है, सो यस, यहाँ पर ये रेंट के नाम पे कुछ तो था, इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। देन 500 पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। पिछले साल का और क्या है, देखो यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 मतलब साल का बिगिनिंग, और मैंने बोला बिगिनिंग का कुछ भी होगा तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए। और स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक इतना बच गया था 6,000 रुपये का, तो ये जाएगा मेरा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब ये साल की शुरुआत में मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक इतना था, कितने का था, 6,000 रुपये का, तो यहाँ पे ये जाना चाहिए। उसके अलावा अभी ये रेंट की बात हो रही, तो रेंट को है ना पूरी तरह से कर लेते ताकि अपन को क्लैरिटी मिल जाए। तो रेंट तुम्हारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, तो मैं कहाँ दिखाऊंगा, एक्सपेंडिचर साइड पर मैं दिखाऊंगा टू रेंट। अब ये भी है ना सब्सक्रिप्शन के जैसा दिया हुआ है, तो ये जो 5,000 अमाउंट है इसको मैं लिख दूंगा अंदर की कॉलम में। अब आपको नीचे क्या बोल रहा है कि 2000 फॉर 17-18, 17-18 कौन सा साल है, देखो डेट ईयर, डेट कॉलम में 17-18 आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर है, मतलब पिछले साल का पैसा मैं इस साल पे ऑफ कर रहा हूँ। तो ये पिछले साल क्या था, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर था। और देखो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर क्या होता है, देखो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर होता है लेस, तो मैं इसमें से जाके क्या करूँगा, लेस आउटस्टैंडिंग, ऐसा आपको पूरा लिखना है, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। ये पिछले साल का पैसा मैं इस साल पे ऑफ कर रहा हूँ 2,000 रुपया। अब इसका सेकंड इफेक्ट आप सोचो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, क्या सोचना है आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पैसा पे करना बाकी है। अगर पैसा पे करना बाकी है तो वो क्या होता है आपके लिए, एक तरीके का लायबिलिटी। अच्छा प्रीवियस ईयर है तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाकर मैं क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग रेंट।
आउटस्टैंडिंग रेंट, कि भाई साल की शुरुआत में मेरा 2,000 रुपये का रेंट पे करना बाकी था जो कि पे हो चुका है। अब अगर रेंट के बारे में और कुछ भी बोला है तो वो भी कर देंगे। तो देखो ये एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर का देखो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या हो रहा है, ये देखो फर्स्ट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर होता है ऐड मतलब इसमें जाएंगे अपन और कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड अमाउंट है आपका 1,000 रुपया, तो यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। इसको प्लस माइनस करते तो 5,000 प्लस 1,000 6,000 में से 2,000 माइनस होगा तो बचेगा 4,000 रुपया, बाहर आ जाएगा 4,000। सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए लायबिलिटी होता है, करंट ईयर है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 1,000 रुपया। अब है ना ओपनिंग बैलेंस शीट की सारी चीज़ें डाल चुका हूँ मैं, तो क्या करना है मुझे यहाँ पे असेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल फंड ढूंढना है। तो चलो फटाफट ढूंढते हैं। 4 + 4 हो गया 8, 8 + 12 हो गया 20, 20 + 6 हो गया 26, 26,500। तो मेरा हैवी अमाउंट है 26,500 विच वुड बी रिटर्न ऑन बोथ द साइड्स। 26,500 विल बी रिटर्न ऑन बोथ द साइड्स। 26,500 में से 2,000 गया तो बचेगा 24,500, ये मेरा क्या होगा कैपिटल फंड। इसको ऐसा प्रॉपर सर्कल बना दूंगा। अब क्या करूंगा, मेरा फोर्थ स्टेप में होता है ऊपर से नीचे लो। क्या करना है आपको, ऊपर से नीचे लो। पर क्या चीज़ें नहीं लेनी होती है, जो भी मेरे सब्सक्रिप्शन का पार्ट होता है या कैश इन एंड कैश आउट बैंक का पार्ट होता है, ये दो चीज़ों को आपको नहीं लेना होता है नीचे, बाकी सब आप नीचे ले सकते हो। तो कैपिटल फंड सबसे पहले लायबिलिटी में साइड पे आप कैपिटल फंड लिखोगे यहाँ पे नीचे लेके, और अमाउंट है 24,500, तो इसका अमाउंट आप अंदर की तरफ लिखोगे क्योंकि इसके ऊपर अभी बहुत कुछ चीज़ें आने वाली है। अब है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो अभी आउटस्टैंडिंग रेंट आप नहीं लोगे क्योंकि ऑलरेडी आपका इधर एक अमाउंट है, तो वो चीज़ को नीचे नहीं लिया जाता। वो करंट असेट है, करंट लायबिलिटीज होता है। करंट असेट और करंट लायबिलिटीज को आप नीचे नहीं लेते हो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप नीचे नहीं लोगे, इधर ऑलरेडी देखो एक एंट्री ही है। कैश इन एंड कैश आउट बैंक आप नहीं लोगे क्योंकि साल के अंत में कैश इन एंड कैश आउट बैंक अलग होता है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आप लोगे क्योंकि भाई साल के शुरुआत में अगर इतना स्टॉक था तो साल के अंत में कितना होगा पता करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और स्पोर्ट्स मटेरियल आपका असेट होता है तो आपको इधर ही बताना पड़ेगा पूरा कितना 6,000। इसको आप अंदर की तरफ लिखोगे, इसके ऊपर और भी कुछ होगा। ये वाला स्टेप हो गया नीचे लेने का। फिफ्थ स्टेप होता है कि बाकी पूरा सम है वो लाइन वाइज आप कर लो, और जो जो चीज़ इनकम और एक्सपेंस में जाती है उसको रिकॉर्ड करो। तो हमेशा याद रखना, रिसीट साइड पे आपको जो भी चीज़ मिलती है ना, वो या तो इनकम होती है या तो लायबिलिटी होती है, और पेमेंट साइड पे आपको जो भी चीज़ मिलती है वो या तो एक्सपेंस होता है या तो एसेट होता है। ठीक है, तो अब देखो ये जो टू बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन है, कैश इन एंड कैश आउट बैंक, ये आपका हो चुका है डन। सब्सक्रिप्शन का पूरा पार्ट हो चुका है डन। अब आते हैं एंट्रेंस फीस पे। एंट्रेंस फीस पे देख लेने का कि भाई कुछ बोला आएगा, ये देखो एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, मतलब आपको पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस इनकम मानना है, तो आप इसको इनकम लिख दोगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, देखो डोनेशंस होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। डोनेशंस एक होता है जनरल डोनेशंस और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशंस। जनरल डोनेशन को आपको इनकम मानना है और स्पेसिफिक डोनेशन को आपको लायबिलिटी मानना है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि वो डोनेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आया है, उसके अलावा वो उसको यूज़ नहीं हो जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए वो यूज़ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बोला है कि डोनेशन है ना वो बिल्डिंग फंड के लिए ही है, तो ये तो स्पेसिफिक है ना किसी चीज़ के लिए, तो ये क्या मानेंगे हम, लायबिलिटी, इनकम नहीं मानेंगे इसको। इंटरेस्ट आपके लिए इनकम होता है। अब सेल ऑफ फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर बेचने जब भी आप कोई असेट बेचते हो तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। ये एक हिडन एडजस्टमेंट टाइप होता है, इसके दो इफेक्ट होते हैं। तो देखो क्या करना है, एक तो आपको फर्नीचर अगर बेचा, आपने कितने का फर्नीचर था, 8,000 का फर्नीचर जो 4,500 में बेचा है। फर्नीचर अगर आप बेचो तो आप जितना भी आपका असेट का वैल्यू होगा उसमें से माइनस करोगे, तो लेस फ्रॉम असेट करना जरूरी है इसके अंदर, तो लेस फ्रॉम असेट करोगे। और सेकेंडली इन दोनों के बीच में जो लॉस रिकॉर्ड होगा ना, लॉस होगा वो आप रिकॉर्ड करोगे, तो लॉस। अब देखो 8,000 की चीज़ अगर 4,500 में बेची है तो 3,500 रुपये का क्या होगा, मेरे को लॉस होगा, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। आई बात समझ में, तो ये चीज़ रिकॉर्ड होगी। अब आते हैं इस तरफ, सैलरीज आपका एक्सपेंस होता है, रेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको हटा दो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस होता है, फिक्स डिपॉजिट आपके लिए असेट होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस होता है, जनरल एक्सपेंसेस आपके लिए एक्सपेंस होता है। इसके ऊपर टिक मार्क कर दो, इस पर कुछ है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, देखो ऑलरेडी स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे पास साल की शुरुआत में 6,000 का था, अब यहाँ पर दिया, इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में मैंने और खरीदा, तो इसको मैं क्या करूँगा, असेट साइड पे लिख दूंगा उसके अंदर। अब ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन, देखो यहाँ पर कैश इन एंड कैश आउट बैंक ऑलरेडी है और यहाँ पर वापस से कैश इन एंड कैश आउट बैंक है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये साल के शुरुआत में हम इतने से शुरू करते हैं और साल का अंत हम इतने पैसों से कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। आई बात समझ में। अब नीचे देखो, ये जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है वो ऑलरेडी हो चुका है, रेंट ऑलरेडी हो चुका है, एंट्रेंस फीस आपका देख लिया आपने,
स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो देखो इसका इतना पार्ट तो तुम ऑलरेडी कर चुके 6000 वाला। अब आपको बोल रहा है कि साल के अंत में 31 मार्च के टाइम, मतलब साल के अंत में आपका स्टॉक 14000 का बच गया, उसके लिए स्पोर्ट्स मटेरियल को आप टिक मार्क कर दो। चलो शुरू करते हैं। एंट्रेंस फीस, उसके पहले वाला सब हो चुका है। एंट्रेंस फीस आपको इनकम माननी है, तो अब मैं क्या करूँगा, इनकम साइड पर जाऊँगा और लिखूँगा इधर बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस, और अमाउंट है मेरा एंट्रेंस फीस का 8000, जो कि मैं पूरा बाहर लिख दूंगा एज इट इज़। नेक्स्ट है आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इसको मैं लायबिलिटी मान रहा हूँ, तो ये करंट ईयर की लायबिलिटी में बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट का तो पूरा काम समाप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड। नाउ यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कितना अमाउंट है, 70000। बट सपोज कि यहाँ पर बिल्डिंग फंड नाम की एक लायबिलिटी होती है, तो मैं उसमें जाके ऐड करता, बट वो लायबिलिटी यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसको ऐसे एज इट इज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 600 रुपये का आपकी इनकम है, तो यहाँ पे इनकम साइड पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट 600 रुपये की इनकम। और नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर। देखो अब है ना, दो इफेक्ट है इसके, आपको एक तो असेट में से माइनस करना है, तो देखो चेक करो क्या असेट साइड पे आपको फर्नीचर नाम का असेट दिख रहा है क्या, तो नहीं है, मेरे पास फर्नीचर नाम का कोई असेट ही नहीं है। अगर फर्नीचर नाम का असेट होता तो आप पहले उसमें से लेस करते और फिर लॉस रिकॉर्ड करते, बट यहाँ पर वो असेट है ही नहीं, तो वो वाला इफेक्ट आएगा ही नहीं इसके लिए, वरना यूजुअली वो आता है। अब यहाँ पे लॉस रिकॉर्ड होगा 3500 का, तो लॉस कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड पे, यहाँ लिखेंगे अपन टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3500, 3500 में यहाँ लिख दूंगा, डन है बात। आगे जाते हैं। अब ये तो सब हो गया। सैलरीज आपका एक्सपेंस है 5000 का, तो भाई सैलरीज एक्सपेंस साइड पे जाने का और लिखने का टू सैलरीज है आपके 5000 रुपये का, और इस पर कोई टिक मार्क नहीं, तो मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरा रेंट हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450 है, तो इसी के नीचे में जाके क्या लिखूंगा, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450 रुपया, 1450, दैट्स इट। अब उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद है मेरा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आपके लिए एसेट होता है, तो मैं एसेट साइड पे जाऊंगा, स्पोर्ट्स मटेरियल के नीचे जगह छोड़ूंगा और फिर लिखूंगा फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट है मेरी 60,000 रुपये की, जो कि मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ, दैट्स इट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 750 रुपये का, तो अभी इसके अंदर जाके मैं लिखूंगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट है 750 रुपया, 750 रुपीज़, दैट्स इट। अब उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस 5500, पर इस पर टिक मार्क है, तो इधर लिखूंगा मैं टू जनरल एक्सपेंसेस 5500। अब ज़रा इसमें ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। सर अगले साल का पैसा आप इसी साल पे कर रहे हो, तो ये क्या होगा, एडवांस फॉर करंट ईयर। एडवांस फॉर करंट ईयर को क्या किया जाता है, देखिए एडवांस फॉर करंट ईयर आप लेस करते हो, तो आप क्या करोगे, इसमें से जाके लेस एडवांस, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा, हाँ कोई कंजूसी नहीं, लेस एडवांस फॉर करंट ईयर, और अमाउंट है 500 रुपया, तो 5500 में से 500 गया, तो 5000 बचेगा बाहर के कॉलम में। अब इधर सेकंड इफेक्ट सोचना है आपको, हिडन एडजस्टमेंट था ये। एडवांस एक्सपेंसर, पहले से अगर आपने पैसा चुका दिया है तो ये प्रीपेड एक्सपेंस जैसा होता है, तो वो आपके लिए क्या क्रिएट करता है, एक असेट क्रिएट करता है। करंट ईयर है तो कहाँ जाएगा, क्लोजिंग की बैलेंस शीट में असेट साइड पे आप लिखोगे एडवांस जनरल एक्सपेंसेस, यस एडवांस जनरल एक्सपेंसेस आप करके ऐसे लिखोगे यहाँ पे, और अमाउंट होएगा इधर 500 रुपया, दैट्स इट, यस। अब उसके बाद है आपका स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 40,000 रुपये का। देखो स्पोर्ट्स मटेरियल साल की शुरुआत में 6000 का था, तुमने और खरीदा, तो यहाँ पे लिखने का एड परचेज 40,000। अब तुम्हारे पास टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का हो गया, 46,000 का हो गया, ठीक है। अब आते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो कि तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पर जाएगा, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, और दोनों का अमाउंट है 8,900 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। ये सब खत्म हो गया। अब एडजस्टमेंट में पहला, दूसरा और तीसरा तो हो चुका है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के अंत में आपको कितना बचा है, 14,000। ये जो 14,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल है वो बच चुका है साल के अंत में, तो ये अमाउंट आप लिखोगे बाहर। 46,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था, 14,000 का बच गया, तो बाहर के कॉलम में आ जाएगा। तो खर्च कितना हुआ, 0 0 0, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल क्या हो गया, यूज़ हो गया। तो इधर मैं क्या करूँगा, लेस यूज्ड। जो मैं यूज़ हो चुका है वो खर्च हो चुका है, तो मैं एक्सपेंडिचर साइड पे उसको बताऊंगा टू यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या लिखूंगा मैं, टू यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का, 32,000 रुपयों का। और इसके ऊपर अगर कोई डेप्रिसिएशन होता तो उसके बाद एक और इफेक्ट वहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड पे जाता, पर वो कुछ भी है नहीं, तो यहीं पर अपना ये सम होता है समाप्त।
सो अब एक लास्ट चीज़ बची और वो है टोटल करना, टैली करने का था। तो चलो टोटल करते हैं फटाफट। तो 49,000 प्लस 8,000 हो जाएगा 56,600। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 56,600 रुपीज़। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। देन यहाँ पे है 4 + 3 7, 7,000, 7 + 5 होता है आपका 12, 12 13, 13,000, 13,950। तो 13,950 साइड में रखा है मैंने। अच्छा 5 32 + 5 होता है 37,750। तो 37,750, 0 0 1 10 17 10 11 3 4 5, इधर है 51,700। तो 51,700 माइनस करेंगे 56,600 में से। तो 0 0, 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा और ये 0। शायद तक अपना इधर 1,000 रुपये का कुछ आगे पीछे हो रहा है। तो वापस एक बार करते तो देखो 49 + 8 होता है 57,000। मैंने गलती से यहाँ पे 56,000 ले लिया। तो यहाँ 57,000 होएगा। अगर 57,000 होएगा तो यहाँ पर बचेगा 5,900। तो देखो सरप्लस अमाउंट अपना 5,900 आना चाहिए था और यहाँ पे भी 5,900 आ चुका है। येस, तो हैवी अमाउंट क्या होगा 57,600, जो कि मैं क्या करूँगा बोथ साइड्स लिखूँगा। तो यहाँ पर 57,600 हैवी अमाउंट ऑन बोथ साइड्स। एंड यहाँ पर क्रेडिट साइड हैवी है। अबे नहीं, यहाँ पर ये एनपीओ है, प्रॉफिट तो होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो अमाउंट प्रॉफिट के तौर पर आता है उसको हम सरप्लस बोलते हैं और जो लॉस के तौर पर आता है उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। तो क्रेडिट साइड हैवी मतलब ये क्या है मेरा सरप्लस। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू सरप्लस, अमाउंट इज 5,900। जब भी सरप्लस होगा तो आपको नीचे लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से आप कॉमन सेंस लगाओ कि भाई इनकम आपका ज़्यादा था एक्सपेंडिचर से, तभी तो सरप्लस आया ना। इनकम वाला कॉलम ज़्यादा था एक्सपेंडिचर वाले कॉलम से, तभी तो सरप्लस आया। तो ये लिखने का। अब जब भी सरप्लस आएगा तो आप क्या करोगे, अपने कैपिटल फंड में जाके ऐड करोगे। और अगर डेफिसिट आएगा तो क्या करोगे आप, ऑफ कोर्स माइनस करोगे। 5,900 दोनों को प्लस करके बाहर डालते तो 0 0, 9 + 5 होता है 14, 5 4 9 10, 30,400। अब लास्ट इसको टैली करने का बारी आ गया है। तो 30 + 3 33,900, 34,900, 34,900 + 70,000 तो 1,04,900 आ जाएगा। तो इधर आएगा 1,04,900। सिमिलरली यहाँ पे जाते दैट सी क्या आ रहा है। सो 14 + 4 18,500, इधर 18,500 साइड में रखो। 60,500, तो 60,500 को भी साइड में रखो। 25 + 8 होता है 33,900। तो यहाँ पे 33,900 भी साइड में रखते। तो 0 0, 5 + 5 10 और 19, 8 9 10 11 12, 1 2 6 + 8 होता है, 8 + 3 होता है 11। अब देखो यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा है 1,12,900। अबे ना ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सम गलत किया है। जरा वापस देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो प्रिपेयर, आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला था प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का एक्सपेक्टेशन था। इसके लिए उन्होंने आंसर में यहाँ पे सिर्फ सरप्लस दिया हुआ था टेक्स्ट बुक के अंदर, बैलेंस शीट का टोटल आपने दिया हुआ ही नहीं है। सो इसका मतलब है अगर मेरा सरप्लस राइट आ रहा है, ये देखिए 5,900 मेरा सरप्लस का अमाउंट राइट है और बैलेंस शीट का अमाउंट टोटल रॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है और इसको टोटल वैसे भी करना ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें मिसिंग है जो उन्होंने नहीं दी है, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते अपन से बैलेंस शीट टोटल करना। तो इसी के साथ मेरा ये सम होता है समाप्त। आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन ठोक दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।